जय हिंद। हेलो यू ऑल, वेलकम टू अकेडमी डिफेंस। दिस इज़ रविराज। आज का वीडियो जो है वो साइंस सोर्सेज पे हमने बनाया हुआ है। सीडीएस का रिसेंट एग्जामिनेशन जो था उसमें साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए, तो उसके क्या सोर्सेज थे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए, कौन से पेज नंबर थे, और सारा कुछ हमने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है इसके बारे में। तो सोर्सेस हम जानेंगे कि किस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, और किस बुक का ज़्यादा रेलेवेंट रहा है, और चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट रहे हैं इस बार, क्योंकि एक दो चैप्टर था जिसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आए हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। और पेज नंबर हम डिस्कस करेंगे, पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे इसका सोर्सेस है। स्टार्ट करते हैं। इस बार का 31 क्वेश्चन साइंस का रहा है, ठीक है, अब तक का सबसे हाईएस्ट जितना मुझे याद है सीडीएस एग्जामिनेशन में। ठीक, हमने जो सोर्सेज के लिए बुक्स लिए हैं वो है एनसीईआरटी, ठीक है, ऑब्वियस बुक्स, एंड लूसेंट का 9th एडिशन बुक। ठीक है, लूसेंट आप देख लो, ये होता है लूसेंट का 9th एडिशन बुक, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट है। तो इसका एनालिसिस, इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, एनालिसिस मतलब कि कौन से बुक से ज़्यादा क्वेश्चन था, किस किस बुक से क्वेश्चन पूछे, कौन से चैप्टर से, और इसका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, ये सारा हमने वीडियो के एंड में बताया हुआ है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे एनालाइज किया है। पहला क्वेश्चन है कि स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्टेड द फ्लूइड ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन। इसका आंसर मेथनोइक एसिड है, विच हैज़ ऑलरेडी कम इन सीडीएस 2021 सेकेंड एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन पूछा था मेथनोइक एसिड, और रिपीट किया गया इस बार, ठीक है, एक साल के अंदर ही। इसका आपको सोर्स मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 2 पेज 28। नेटल लीव्स इज हर्बेसियस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड लीव्स एंड दिस इज ड्यू टू मेथनोइक एसिड। यहाँ पे आप देख लो, मेथनोइक एसिड है, सिक्रेटेड बाय देम। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड। इनडाइजेशन ऑफ फूड मतलब जब फूड डाइजेस्ट नहीं होता है एंड हमारे गले में एसिड आ जाती है, एसिडिटी कहते हैं जिसे। तो एसिडिटी काटने के लिए बेसिक चाहिए, राइट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ही अच्छा बेस है। तो इसका ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग बेस, माइल्ड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, माइल्ड एसिड। आंसर होगा माइल्ड बेस। इसका आपको सोर्स मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 2 पेज 27, एंड यहाँ पे आप देख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ माइल्ड बेस, इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। आप इसे पूरा पढ़ लो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट का जैसे बात किया तो ऑब्वियसली सिल्वर एंड कॉपर। कॉपर यूज्ड फॉर, हमारे घर में जो तार होती हैं उसमें कॉपर यूज़ करते हैं, एंड सिल्वर मेटल इज़ वेरी गुड कंडक्टर। इसका आपको सोर्स मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 3 पेज 38 पे, और इसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीटेंस आर सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर, अब मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस एक प्रॉपर्टी होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल, आप किसी भी चीज़ से अगर मेटल को अगर बैंग करोगे, स्ट्रक करोगे, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसको सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपका सोर्स मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 3 पेज 39 पे। यहाँ पे आप देख लो कि द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्कूल बेल्स भी दिया हुआ है, तो डिक्टो पूछ लिया गया यूपीएससी ने, यहाँ से डायरेक्टली सीधा पूछ लिया उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। देखिए, टिंचर ऑफ आयोडीन एक्चुअली क्या होता है कि आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है ना, किसी लिक्विड के साथ, जैसे अल्कोहल और वाटर के साथ आयोडीन को मिला देते हैं, उसको कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है, इसका आंसर पहले बता देता हूँ मैं, तीनों होगा, तीनों आंसर है। इसका आपको मिल जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 पेज 13 से। यहाँ पे आप देख लो कि आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक, पहला आंसर। दूसरा है कि 2 to 3% ऑफ सॉल्यूशन इन अल्कोहल, आयोडीन सिर्फ 2 से 3% अल्कोहल के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, और अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन होता है। अगर आप इसे ठीक से देखो, एक सेकेंड, हाँ, ये होता है अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हो गई करेक्ट, तो इसके हिसाब से आंसर हो गया 3 मतलब 3 पेयर्स, तीनों सही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक और चीज़ है इसका आपको एक और जगह एग्जाम्पल मिल सकता है। क्लास 9 का बुक जो आप रेफर करोगे, क्लास 9 चैप्टर 2 पेज 16 पे, यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दिया है बस एग्जाम्पल में, कि अ सॉल्यूशन इज आयोडीन इज अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, हैज आयोडीन सॉलिड एज अ सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। बस इसमें अल्कोहल का मेंशन किया, अल्कोहल वाटर मेंशन नहीं किया, तो थोड़ा पार्शियल आंसर है। क्लास 9 में आप देख लो इसका। ठीक है, फिर क्लास क्लोरीन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप देख लो लूसेंट का, लूसेंट पेज 288 में,
क्या प्रॉपर्टी है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 19, पोटेशियम का होता है 19। अब के प्लस का मतलब क्या हुआ, 19 में एक माइनस हो जाता है तो ये हो गया 18, पोटेशियम का हो गया 18। सिमिलरली अगर सल्फर S-2 देखोगे आप तो S-2 का कितना होगा 16 + 2। देखो यहाँ पे -2 है, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस करना है, -2 का मतलब प्लस होता है, जोड़ा जाता है। तो 16 + 2, तो सल्फर के पास -2 मतलब सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो पोटेशियम का 18 है, सल्फर का 18 है, P3 मतलब 15 + 3, तो इसका भी 18 है। लेकिन क्लोरीन का भी 18 है, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है एंड -1 में मतलब +1 करना होगा, +1 कर देंगे 18। लेकिन मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम का हमारा Mg+2 है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का होता है 12 और उसमें से -2 कर देंगे = 10। तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इजीली इसको कर लेगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि इसका मैं ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करूँ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं डेफिनेटली इसके लिए ट्राई करूँगा। तो इसका आपको मिल जाएगा लूसेंट में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल यहाँ पे, और ये लूसेंट में आपको 288 पेज नंबर मिल जाएगा। क्लास 11 केमिस्ट्री में भी मेंशन किया हुआ है एक छोटा सा पार्ट में, चैप्टर 2 पेज 72 पे आप देख लेना, ये एग्जाम्पल में छोटा सा मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्लांट सेल, देखो अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हुई है, बहुत लंबा हो जाएगा पढ़ूँ तो। इसका आंसर सीधे बताता हूँ मैं, बी होगा। क्या बोल रहा है बी, कि न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। तो पॉइंट कहने का ये है कि न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट का अपना अपना मेम्ब्रेन होता है और वो अपने तरह से वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं। सिंपल बात है। अब इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डबल लेयर्ड होता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, डबल लेयर्ड। तो ये आपको मिल जाएगा क्लास 9 चैप्टर 5 पेज 62 पे, ठीक है। और एक 66 पे भी मिलेगा, दोनों पे, 62 पे ये मिलेगा और 66 पे ये पार्ट मिलेगा। आप यहाँ पे देख लेना क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली यही मतलब है कि मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन होती है। तो यही कहने का मतलब था, इस हिसाब से बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। और इसके लिए आपको एक और सोर्स है, क्लास 12 का चैप्टर 7 पेज 456 पे आप देख लेना। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सिंस यहाँ पता चल गया कि क्लोरोप्लास्ट का भी मेम्ब्रेन होता है, तो इस हिसाब से आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका एक और एग्जांपल है लूसेंट में, मैं मेंशन करना भूल गया। लूसेंट में एग्जांपल है कि न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे दिया, पेज 313 पे देख लेना, कि इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी, इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड पहला मिल गया हमें, और दूसरा क्या है कि क्लोरोप्लास्ट बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन हैविंग ग्राना एंड स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट का भी 2 यूनिट मेम्ब्रेन है ना। तो हमें मेम्ब्रेन पता करना था और मेम्ब्रेन हमें पता चल गया, तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा, एकदम श्योर शॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। देखिए ये भी यहाँ पे ऑप्शन लंबा है, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, बी, सी इज द आंसर। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अभी आपको ये कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा क्लास 10 चैप्टर 6 पेज 95 पे। वहाँ पे देखिए डायरेक्टली लिखा है कि इन प्लांट की बात कर रही है यहाँ पे। आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना, पूरा ये पैराग्राफ पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लांट की बात की है कि स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है, और जो एनिमल है, एनिमल में वो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो क्या सीखा हमने कि प्लांट्स में जो है, प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और एनिमल में ग्लूकोज फॉर्म, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है ये, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच causes splitting of water molecules and reduction of carbon dioxide। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये जो 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट रेलेवेंट है इसके आंसर के लिए। आपको मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 6 पेज 96 पे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज बाय क्लोरोफिल, उसके बाद फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। सिंपल आंसर है आपको
यहाँ से देखो और ये आंसर टिक कर दो, ठीक है। ये आपका सोर्स हो गया। नेक्स्ट है क्वाशियोर इज अ मेल न्यूट्रिशन। तो क्वाशियोर इज अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय व्हाट। तो डिफिशियंसी किसकी कमी की वजह से हमें ये बीमारी होती है, क्वाशियोर। तो क्वाशियोर थोड़ा वीकनेस होता है क्योंकि इसमें जो हमारा प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन के कमी की वजह से ये बीमारी होती है। इसमें हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो दो सोर्सेस हैं। पहला सोर्स तो लूसेंट का पेज 338 पे, यहाँ पे देख लेना, सिंपल डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ से कि लैक ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वाशियोर एंड मैरस्मस, ठीक है। तो इस बार क्वाशियोर पूछा है, हो सकता है अगली बार मैरस्मस पूछ ले, तो यू नेवर नो कि यूपीएससी क्या पूछ ले। तो आप इस तरह से ये देख लेना ये वाला, और ये चिल्ड्रन में जनरली देखा जाता है, पहला सोर्स। दूसरा सोर्स क्या है, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 16 पेज 266। यहाँ पे देखो क्वाशियोर प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, सिंपल है, ठीक है। और इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। अब एसिडिक पीएच का कहने का मतलब क्या है कि देखो, जब हमारे पेट में जो फूड होती है ना, तो वो एसिडिक मीडियम होती है, लेकिन जब हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में जाती है तो वो बेसिक मीडियम हो जाती है, क्योंकि उसको बेसिक करना पड़ता है। तो बाइल जूस जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में क्या करता है, बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में जो एसिडिक फूड गया है ना उसको बेसिक करता है। तो बेसिक करने के बाद उस पर कुछ एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं। वो एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक मीडियम में ही रिएक्ट करेंगे। तो इंटेस्टाइन में जब वो बेसिक बन जाता है जो फूड होता है, तो कौन सा एंजाइम रिएक्ट करता है, क्वेश्चन पूछने का यही है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका आंसर होगा सी, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। क्यों सी होगा, क्योंकि देखो पहला तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। कैसे कि पेप्सिन का मेंशन किया, तीनों पार्ट में पेप्सिन का मेंशन किया, राइट। तो यहाँ पे देखो, डाइजेशन इज स्टोमक इज टेकन care by the gastric glands present in the wall of stomach. This release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, तो कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और फिर वहाँ पे एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है पेप्सिन जो एक्ट करता है। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें पता चला कि पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है, ठीक। तो इस हिसाब से एलिमिनेट करके आप तीनों को एलिमिनेट करो, ए बी एंड डी को, एंड सी इज द राइट आंसर। पहला ये प्रोसेस होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख लो कि लिखा हुआ है, आप पूरा ये स्टेटमेंट पढ़ लेना। बाय द वे ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम चला जाएगा, अगर आप चाहो तो मैं इसके लिए ब्रीफ बना सकता हूँ, ब्रीफ में वीडियो आप कमेंट में बता देना बस। तो यहाँ से आप पढ़ लो, इसका आंसर ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी इसका सोर्सेज बताना भूल गया। क्लास 10 चैप्टर 6 पेज 99 एंड 99 एंड 100 पे, दोनों पे है, 99 पे ये है, 100 पे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूरिया इज प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ। देखो ये क्वेश्चन ने काफ़ी तंग किया, आंसर हमें सबको मालूम है, लेकिन सोर्स के लिए मुझे बहुत तंग किया। इसका आंसर तो प्रोटीन है, बट इसका कोई एग्जैक्ट सोर्स कहीं पे ढंग से नहीं लिखा गया है, बहुत ही टूटा फूटा सोर्सेस है। पहला जो है यहाँ पे आप देख लो कि क्लास 11 चैप्टर 19 पेज 290 पे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, एमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है। अब हमें थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी जो है वो हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं पूछ सकता, हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी आइडिया लगाना पड़ेगा। तो एमोनिया जो है इसका फॉर्मूला होता है कम से कम NH3, राइट, NH3 फॉर्मूला होता है। और एमोनिया हमें पता है इसमें नाइट्रोजन मेंशन है, एंड नाइट्रोजन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के प्रिपरेशन में यूज होता है, राइट। तो इस हिसाब से थोड़ा लिंक करके आप ये सही आंसर कर सकते हो कि जो प्रोटीन है वो मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिया कन्वर्ट होता है, पहला। और दूसरा लूसेंट का आप यहाँ से एग्जांपल लो, इसका पेज नंबर मैंने मेंशन नहीं किया, पेज नंबर होगा 331, ठीक है। 331 पेज नंबर पे आपको ये लूसेंट में मिल जाएगा, मैं वापस लिख देता हूँ, याद कर लेना 331। ये जो पोर्शन है यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हो गया है कि रिएक्शन, एक सेकेंड, liver converts excess of amino acid into ammonia by deamination, so the ammonia are further converted into urea, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना यहाँ से, क्योंकि यूपीएससी हमेशा आपको चम्मच में या आपको भात नहीं डायरेक्टली परोसेगा, थाली में परोसेगा नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लगा के सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। आयरन की कमी से क्या होता है, 4 ऑप्शन है, एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स एंड कोलेरा। एनीमिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हमें इसका 2 सोर्स है, पहला सोर्स लूसेंट का डायरेक्टली, दूसरा सोर्स है क्लास 6 चैप्टर 2 पेज 16 NCERT, ठीक है। तो
तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन देखो, आयरन एनीमिया, ठीक है, आयरन की कमी, विटामिन कौन सा है, आयरन, विटामिन मिनरल्स, यहाँ से देखो आयरन, और इसके कमी से क्या होता है, एनीमिया। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ये कर सकते हो पहला चीज। एंड दूसरा क्या है कि एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी, वाइल एक्सेस आयरन इज कॉज ड्यू टू सिडरोसिस। तो एनीमिया किसकी वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से होता है, लेकिन एक्सेस आयरन की वजह से क्या होता है, साइड्रोसिस होता है। तो आप दोनों इन्फॉर्मेशन याद रख लो, मैं भी पूछ सके, अगले एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो लूसेंट का पेज 304 पे मिल जाएगा, और ये आपको क्लास 6 चैप्टर 2 पेज 16 पे मिल जाएगा। आप कमेंट करके प्लीज़ बताओ कि वीडियो कैसा है और कंटेंट किस तरह हमने इसको प्रिपेयर किया, आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं। प्लीज़ इसे आप एक कमेंट करना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से। दूसरा क्वेश्चन पे आ गए कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, अभी देखो मास मतलब m इक्वल्स टू 10 kg, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ घुमा के पूछेगा। तो पहले हमें मोमेंटम ढूंढना है, मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे डायरेक्टली, तो आ जाएगा 100, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी दोनों 10 10 है, 100 आ गया। दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा, आप यहाँ पे वैल्यू डालो, मास का वैल्यू डालो और v मतलब स्पीड का वैल्यू डालो, मतलब हाफ इंटू 10 स्क्वायर। तो इसका सॉल्व करने के बाद आपका 500 आएगा। तो आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आपका इसका सोर्स मिल जाएगा, एक सेकेंड, क्लास 9 चैप्टर 11 पेज 151, यहाँ पे एक सोर्स है। दूसरा है क्लास 9 चैप्टर 9 पेज 119। तो मोमेंटम का सोर्स ये है एंड काइनेटिक एनर्जी का सोर्स ये है, ठीक है। काइंडली आप देख लो, बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि 100% को इसका क्वेश्चन करें। तो अगर 30 क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया है साइंस का, या 31 दिया है, तो 3 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर ही नहीं पाओगे, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। क्लास 12 चैप्टर 2 पेज 73, वहाँ से क्वेश्चन उठाया इन्होंने। कैपेसिटेंस की बात कर दी यहाँ पे, जो हमारे 9 10 तक है ही नहीं, 11 में भी नहीं है इनफैक्ट, ये सीधे क्लास 12 में है, ठीक है। तो जो 12 का साइंस का स्टूडेंट है ना, वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर आपको 0.5 एम्पेयर है, ठीक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देख लो, ये सोर्सेस है, यहाँ पे पढ़ना हो तो पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पिच जो होता है ना, वो हमारे जैसे पिच जो होती है बहुत ही हाई होती है। कैसे, चिड़िया होती है उसकी चीहाट बहुत ही पतली होती है, तो उसकी पिच होती है हाई। बट इफ़ यू टॉक अबाउट लायन, तो लायन रोर्स, उसका पिच लाउड होता है ना। तो पिच उसका हाई नहीं होता, पिच लो होता है, बट चिड़िया का पिच हाई होता है, ठीक है। तो पतली आवाज़ का पिच हमेशा हाई होता है एंड भारी आवाज़ का पिच हमेशा लो होता है। तो पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, आंसर इज फ्रीक्वेंसी। इसका सोर्स सिंपल है, 2 जगह सोर्सेस मिलेंगे। क्लास 8 चैप्टर 13 पेज 165, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द स्ट्रिलनेस और पिच, पहला ये सिंपल। और दूसरा क्या है, क्लास 9 चैप्टर 12 पेज 165, ये हाउएवर द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक सेकेंड, हाउएवर द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच, ठीक है। आपको दोनों सोर्स है, जहाँ से पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियो कैसा है, लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है आपके लिए ये वीडियो बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक और चीज़ मेंशन करना भूल गया मैं, ये का क्वेश्चन जो है पिच का, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है एक, आप एनसीईआरटी का वो डाउनलोड करना, ऐप में एक एग्जाम्पलर मिलेगा, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन इन्होंने डाउनलोड वो चिपका दिया है। साउंड क्लास 10 अगर आप खोलोगे, क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का साउंड वाला चैप्टर में एग्जाम्पलर होगा, ठीक है। एग्जाम्पलर क्वेश्चन आप देखना, वहाँ से ये क्वेश्चन सीधा उन्होंने उठा दिया है। तो ये चीज़ भी आप नोटिस करना, एग्जाम्पलर कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस ही हो जाता है एक तरह से। तो चैप्टर कंप्लीट करना एंड एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना, एंड दैट्स इट। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। आंसर इज एमीटर। मैंने अपने वीडियोज़ में, मैंने अपने लास्ट 2 वीडियो बनाए जो थे CDS ओरिएंटेड, CDS के जो एग्ज़ाम में साइंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन किया था। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है, हो सके तो आप जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इसका सोर्स आपको मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 12 पेज 200 पे।
इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने वाला एमीटर है। ये इस बार पूछ लिया क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम क्या पूछेगा कि एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड इन सीरीज, ये चीज़ आप मेंशन करना, ठीक है, याद कर लेना, कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। दो चीज़ें होती है, एक होती है सीरीज में और एक होती है पैरेलल में, ठीक है, तो ये होते हैं सीरीज में कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L and diameter D has been resistance R, what would be the resistance of another wire of the same metal of and same length but having double the diameter। तो बोल रहा है कि पहले डायमीटर D था, बाद में क्या किया, डायमीटर को 2D कर दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस जो होगा 2D करने के बाद क्या होगा। तो देखो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास 10 चैप्टर 12 पेज 207 पे जाओ एंड 209 पे जाओ, एग्जाम्पल जो दिए हुए ना, एग्जाम्पल को सॉल्व करो, समझ में ना आए कमेंट में बताओ हमें, हम इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के शॉर्ट्स में डाल देंगे हो सके तो, ठीक है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना आप इसको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो। वैसे हमने सॉल्यूशन किया हुआ है नेक्स्ट फर्दर इसका, तो आंसर जो होगा इसका R/4 होगा। आप इसका पेज 207 पे जाओ तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि R=ρ L/A। ये सब देख के आप कंफ्यूज मत हो, घबराना मत। अगर इसका आपको सही में सॉल्यूशन चाहिए आप प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे पास जो आइडिया है, नॉलेज है, मैं चाहता हूँ मैं शेयर करूँ, ठीक है। मैं जिसका भी इसका जो भी ट्रिक है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इसको मैंने अभी सॉल्व किया है शॉर्ट विथ मेथड में। एक देख सकते हो यहाँ पे आप कि R=ρ L/A, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो स्टार्टिंग में हमारा जो एरिया होगा ये होगा A=πr², ठीक है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट एरिया देन सर्कुलर एरिया होता है ना, तार जो होती है, तार का एंड जो हमेशा होता है सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर एंड का उसका एरिया होता है πr²। तो सिंस d है डायमीटर, तो r क्या होगा, d/2 आधा होगा, राइट, तो d/2²। उसके बाद इस हिसाब से मैंने इसका इक्वेशन 1 बन गया, ये बन गया इक्वेशन 1, यहाँ पे मैंने इसका दिया हुआ है। फिर न्यू डायमीटर जो होगा वो होगा 2d, तो इस हिसाब से रेडियस क्या हो जाएगा 2d/2, तो यहाँ से d एंड ये हमने a निकाल दिया, ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड। उसके बाद r' मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो हुआ, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली, ठीक, ये जो हमारा a का वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया a का वैल्यू, ठीक है। और फिर इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक और चीज़, ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर पेज 92 पे आप जाके देखना, एग्जाम्पलर बुक खोलना, एग्जाम्पलर, ठीक है, आप ऐप का हेल्प ले सकते हो। पेज 92 में ना सेम, लगभग सेम, सिर्फ इसमें जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर्स है वो डिफरेंट है, वो क्वेश्चन उठा के इन्होंने चिपका दिया है, ठीक है, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया उधर तक। क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया ही होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हैज़ अचीव्ड द 10% इथेनॉल। देखो ये करंट अफेयर्स मिक्स क्वेश्चन है। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग मच ऑफ द एड ऑफ टारगेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटली बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। अभी इथेनॉल जो है, इथेनॉल बनता है शुगर से, जो हमारा शुगर होता है ना, शुगर, उससे बनता है इथेनॉल, गन्ना बोलते हैं जिसे। तो इससे जो बेनिफिट करेगा ऑब्वियसली शुगर इंडस्ट्री करेगा, पहला चीज़। और दूसरा क्या है, इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स आपको क्लास 10 चैप्टर 4 पेज 73 पे मिल जाएगा। शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसका जो मोलेसिस प्रिपेयर होता है, मोलेसिस फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल, मतलब इथेनॉल, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स मिक्स करके, मतलब स्टैटिक और करंट अफेयर्स को मिक्स करके यूपीएससी ने यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाया। सो इट्स वेरी इजी टू टैकल विथ ऑल साइंस क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आ रहा हो, ये सभी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, एटमॉस्फेरिक प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलो क्लाउड्स। थिक एंड येलो क्लाउड तो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। अब इसका सोर्स क्या होगा, तो इसका सोर्स है क्लास 10 का ही, चैप्टर 3 पेज 27। अगर मैं क्लास 10 का बोलूँ तो क्लास 10 से नहीं तो फिर भी 15+ क्वेश्चन आए हैं, 15+ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास 10 इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस, ठीक है। अलॉन 15+ क्वेश्चन क्लास 10 से ही आए हैं। यहाँ पे देखो, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे डू यू नो, ये जो डू यू नो का सेक्शन होता है ना एनसीईआरटी में, प्लीज़ इसे कवर कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। डू यू नो का सेक्शन, नेवर लीव दैट सेक्शन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये देखो, ये जगह जो है होती है ना डू यू नो, ये हाईलाइटेड होती है, और हाईलाइटेड चीज़ों पे ना लोगों की नज़र पहले जाती है। तो यूपीएससी का जो पेपर सेट कर रहा है ना,
होता है यही चीज़ की हाईलाइटेड रहती है, उन्होंने फिर यहीं से क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट्स एब्डोमेन कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन द पेशेंट। अभी देखो एक्सरे किसी का होता है, किसी का एब्डोमेन का एक्सरे होता है, तो उसको ना कुछ खिलाते हैं, तो क्या खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं बैरियम सल्फेट। अब कैसे पता करेंगे, लूसेंट का पेज 304 पे चला जाओ, 9th एडिशन लूसेंट है, हाँ मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ 9th एडिशन का है, आप कंफ्यूज मत होना। तो पेज 304 पे चला जाओ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डायरेक्टली, बैरियम सल्फेट इज यूज्ड एज एक्सरे इन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन एज बैरियम मिल। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लूसेंट का वेटेज भी इस बार काफ़ी ज़्यादा कर दिया है इन्होंने। ठीक है, लूसेंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो मैं एंड में बताऊंगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उसके बाद फिर स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज यूज्ड एज ब्लड ऑर्गन सीमेन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर विच इज अचीव्ड अपॉन यूसेज ऑफ व्हाट। तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गन होती है, जो लीवर किडनी हार्ट, जबकि ट्रांसप्लांट करने होता है हम लोगों को, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, या टिश्यूज हो गई कोई भी, तो ट्रांसप्लांट करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ता है। तो उसके लिए हम किस में रखते हैं, उसको किस चीज़ में रखते हैं, तो उसको हम रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, सो दैट कि वो सड़े ना, है ना, उसमें सड़न शुरू ना हो। तो लिक्विड नाइट्रोजन इज द आंसर। इसका आपको सोर्स बहुत ही थोड़ा डायरेक्ट सोर्स नहीं मिला, बट हमने ट्राई किया बहुत, कि आपको लूसेंट पेज 306 पे मिल जाएगा 9th एडिशन। और यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेशन लिखा हुआ है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन एंड नाइट्रोजन गैस इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन का यहाँ पे आप देख लेना कि लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, हेंस वी कैन से दैट कि ऑर्गन वगैरह जो भी है लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो। और बाकी बात, अगर किसी को सोर्स इसका मालूम है एग्जैक्ट सोर्स, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, पेज नंबर एंड क्लासेस वगैरह, हमारा हेल्प हो जाएगा। उसके बाद हो गया, इन द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ व्हाट। आंसर इज एल्यूमिनियम। ठीक है, तो दो रेलवे ट्रैक हो गया, समझ लो ऐसा करके, इनके बीच में ना ज्वाइंट नहीं होती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक ऑब्वियसली दो दो टुकड़े टुकड़े में होते हैं, तो इनको ज्वाइन करना पड़ता है, राइट, सो दैट कि टूटे ना इन फ्यूचर। तो ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दोनों का रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मेट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका आपका दो सोर्स होगा, लूसेंट का पेज 304 पे, एंड एक होगा एनसीईआरटी का क्लास 10 चैप्टर 3 पेज 52 पे। यहाँ पे आप देख लो कि डिस्प्लेसमेंट है हाईली एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज विथ एल्यूमिनियम टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स और करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया यूपीएससी ने, तो आपका आंसर एल्यूमिनियम है। और ये पहला सोर्स। दूसरा सोर्स यहाँ पे देखो, फेरिक ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम टू फिल अप क्रैक्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड मशीन पार्ट्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मेट रिएक्शन। ठीक है, तो हो सकता है कि अगला बार क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज थर्मेट रिएक्शन, पूछ लिया कि ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स इज डन बाय विच रिएक्शन, देन मे बी इट्स थर्मेट रिएक्शन, राइट। तो नेक्स्ट टाइम यूपीएससी यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। अब हर एक टिश्यू का अपना फंक्शन होता है ना, तो एडिपोज टिश्यू जो है इसका आंसर है। अब फैट स्टोरिंग मतलब फैट कहाँ स्टोर किया जाता है बेसिकली, तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। ठीक है ना, हमारे इंटरनल ऑर्गन या स्किन में भी, ऑर्गन में भी फैट जमती है, तो वहाँ भी एडिपोज टिश्यू ही है जो उसको स्टोर करता है। इसका आपको सोर्स होगा क्लास 9 चैप्टर 6 पेज 75 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मेम्ब्रेन बोला है और कुछ नहीं बोला है, सेल मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन कुछ नहीं मेंशन किया, बट ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा, बाइलेयर मतलब डबल लेयर्ड। ठीक है, बाइलेयर मतलब डबल लेयर्ड, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन में पढ़ूंगा नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड मतलब एक फॉस्फोरस एंड लिपिड, लिपिड जो होता है फैट होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो फॉस्फोरस एंड लिपिड, जो फॉस्फोरस प्लस लिपिड, एक सेकेंड, फॉस्फोरस प्लस लिपिड, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से। ठीक है, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल भी होता है एम्बेडेड इन इट। बाकी के ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो एलिमिनेट कर दोगे। इसका आपको सोर्सेस मिल जाएगा, सोर्सेस आपको मिल जाएगा लूसेंट पेज 313 पे, 9th एडिशन। आई रिपीट अगेन, इट्स 9th एडिशन लूसेंट, कंफ्यूज मत होना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे देखो, इट इज थीन
इलास्टिक डबल लेयर्ड परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो पहला तो बोला डबल लेयर्ड और दूसरा बोला फॉस्फोलिपिड, तो ये दोनों को अगर देखें तो यहाँ पे ये आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, और ये मेरे नोट से फोटो है, मैंने अपने नोट से फोटो डाले नहीं एक्चुअली में, मेरे नोट से ऑलमोस्ट 25+ क्वेश्चन आए हैं, फंसे हैं, तो मैंने नोट से फोटो डाले नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। बट यहाँ पे आप देख लो कि लिपिड एंड प्रोटीन फॉस्फोलिपिड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन बेसिकली यहाँ पे, और इसका जो है लिपिड प्रोटीन फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर जो होता है मेड ऑफ। ठीक है, होपफुली अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूँगा आपको प्रोवाइड करवाने का। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कैन बी अ मैक्सिमम लेंथ। तो इसका ऑब्वियसली आंसर है कि स्मॉल इंटेस्टाइन। दो यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है बट ये स्मॉल नहीं है, बहुत लंबा है, ये 25 फीट के आसपास होता है ह्यूमन में, 25 फीट के आसपास ह्यूमन में होता है, 25 फीट। ठीक है ना, अगर इसको बोले तो ये 8 मीटर के करीबन हो गया, 8 मीटर्स। तो इसमें करीबन 7 3 21, इसमें 3+, अगर खली का हाइट लोगे तो 3 से ज़्यादा जब खली खड़े होंगे ना एक साथ, तो उतना बड़ा हमारी अतड़ियाँ होती है, छोटी अतड़ियाँ जो होती हैं। ठीक है, इसका आपको सोर्स मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 6 पेज 100 पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लो कि फ्रॉम द स्टोमक फूड इंटेस्टाइन दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, कम्पैक्ट स्पेस इनटू बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो वही चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा कॉइलिंग होती है इसलिए हमारे छोटे से पेट में वो अट जाती है। अभी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑन टू द फ्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स। तो एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो ये हो गया एक हाइट, समझ लो 10 माले की बिल्डिंग होंगी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ से धक्का मारा, ये नीचे गिरा, तो जब मैं इसको नीचे गिराऊंगा तो ये इसमें क्या यूनिफॉर्म रहेगा, कौन सी चीज़ इसमें यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म मतलब एकदम बराबर, जो एक ही स्पीड में चल रही है ना, वो टाइप सी चीज़ें। तो कौन सी चीज़ यूनिफॉर्म रहेगी, तो पहला चीज़ क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का इसमें कोई केस ही नहीं है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो हमेशा किसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे बैट के कांटेक्ट में आने से बॉल, है ना, उसके बाद बुलेट जब बंदूक से छूटती है वो, उसके बाद हो गया जब ट्रक किसी चीज़ से कोलाइड होता है तो कॉलिजन वगैरह जब होती है ना तभी मोमेंटम का केस होता है। तो इसमें तो इसका कोई केस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है नीचे की तरफ, तो जब हाइट से नीचे गिराते हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी प्लस होती रहती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है प्लस होती रहती है। ठीक है, तो ये होगा नहीं इस तरह से। दूसरा हो गया है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी हाइट पे जब चीज़ें होती है ना तो उसका हाइट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मतलब h मतलब हाइट। तो जैसे जैसे हाइट घटेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो ये भी नहीं होगा यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होगा क्या, हमारा क्या बच गया, एक्सेलरेशन। इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्लास 9 पेज 103 चैप्टर 8। ठीक है, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कैसा लगा आपको कंटेंट, प्लीज़ आप बताते रहो, कमेंट करो हमारे बारे में कि हमारा जो कंटेंट है, ये जो सोर्सेस है, किस तरह लगा। तो होपफुली हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से। फिर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इट्स इमेज इज व्हाट। तो ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज जो है ये इस तरह बनेगा कुछ, विच इज़ इन्फिनिटी। क्योंकि जब देखो जब दो लाइन क्रॉस होती है ना, जब दो लाइन क्रॉस होती है तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई लाइन क्रॉस नहीं हो रही, दोनों लाइन पैरेलल है और ये कहीं जाके क्रॉस होगी भी नहीं। तो इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगा जब हम फोकस पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज द आंसर। अभी आपका इसका सोर्स देख लो, क्लास 10 चैप्टर 10 पेज 178। ठीक है ना, एट फोकस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इन्फिनिटी। डायरेक्ट यहाँ से आप पढ़ो और यहाँ पे आंसर कर दो, सिंपल सा बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements about the aperture of a convex lens is correct? तो देखो ये क्वेश्चन जो था काफ़ी घुमाने वाला था, इसका हमने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया सोर्सेस का, तो एक्सप्लेनेशन बेसिस पे मैं बता रहा हूँ इसको कि इसका आंसर जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कैसे, किस तरह, तो पहला जो है एपर्चर क्या होता है हमें पता करना होगा। तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस ये हुआ, तो एपर्चर जो है ये टिप से लेके, एक सेकेंड में कलर बदल देता हूँ इसका, ये टिप से लेके ये टिप तक, ठीक है, ये जो लेंथ है ना ये होता है एपर्चर। आपको होपफुली समझ में आया होगा, मैं एक बार और इसको
चेंज करके बताता हूँ, एक सेकंड। ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका अपर्चर जो होगा ये होगा ये लेंथ, ठीक है। ये टिप से जो लेके यहाँ तक है ना, ये हो गया अपर्चर का लेंथ, ठीक है। ये होता है अपर्चर। और फिर अगर हम बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, तो ये जो पार्ट होती है ना, ये पार्ट, ये ऐसे करके ना एक सर्कल बनाती है, इस तरह के एक सर्कल बनाती है। तो यहाँ पे एक जो सेंटर आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व का बना है। कर्व को एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह सर्कल बनेगी, राइट। कर्व को एक्सटेंड करेंगे इस तरह सर्कल बनेगी, तो उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस तरह कुछ होगा, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंथ, और ये हो गया हमारा अपर्चर का लेंथ। तो अपर्चर का जो लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। आप देखो ये टोटली इस पे इंडिपेंडेंट है, अगर होपफुली आप समझ पा रहे हो, ठीक है। नहीं तो इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लाऊंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई तो वही चीज़ है, इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्योंकि इट्स इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल नहीं है, ये गलत जवाब हो गया। इट्स इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ कतई नहीं है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर सी है। और इट इज इक्वल टू इट्स हाफ इट्स फोकल लेंथ, ये भी नहीं है। जब फोकल लेंथ नहीं है तो हाफ भी नहीं है, सिर्फ सी आंसर इसका। आपको मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 10 पेज 177 पे, काफ़ी थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप से इसका सॉल्यूशन है। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, ठीक है। अपर्चर इज मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, मच लेस देन, ठीक है ना। यहाँ पे बोल दिया इट्स मच लेस देन इन सच लेंसेज। तो इस तरह से आंसर ये देख लो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस व्हाट इट्स डेंसिटी विल रिम व्हाट। तो बेसिकली 0 to 4 जो है ना डिग्री सेल्सियस में ना, वाटर का जो व्यवहार है कुछ अजीब होता है। कैसे अजीब होता है, क्योंकि 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में जब हीट करते हो ना इसको, तो जो वॉल्यूम है ना वो घटती है, वॉल्यूम जो है वो घटती है। इनफैक्ट वॉल्यूम बढ़ना चाहिए क्योंकि हीट कर रहे हैं, बट वॉल्यूम घटती है। इसको बोलते हैं एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। तो इसका जो आंसर है आपको दो जगह मिलेगी, एक है क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 2 यूनिट 3 पेज 278 पे, ठीक है ना। और एक है लूसेंट पेज 269 पे, 9th एडिशन, लूसेंट का 9th एडिशन पे। तो यहाँ पे आप देख लो, तो इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, है ना, टेम्परेचर एट रीचेस 4 अंटिल इट रीचेस 4, फिर 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इंक्रीजेस, दिस मीन्स द वाटर अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला है यहाँ पे, वापस से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो एक बार, ठीक है ना। बोला कि मीन्स दैट वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम 4 पे 0 to 4 डालेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम है, मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज होगा ना, इट इंक्रीजेज, राइट। तो आंसर इज दिस। सेम लूसेंट में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप ये वाला पढ़ लेना, ठीक है ना, पॉज करके पढ़ लेना ये पोर्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सर्फेस डिपेंड्स ऑन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है जी, तो वो होता है, ये है फॉर्मूला हमारा, ठीक है ना। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम शॉर्ट्स वीडियो बना के इसका एक्सप्लेन कर देंगे। हम ट्राई करेंगे, क्योंकि आपका रिक्वेस्ट होगा उसी हिसाब से हम भी मूव ऑन करेंगे, राइट। तो वही चीज़ है। और फिर इसका आंसर जो है इट्स रेडियस ओनली है। कहीं जगह सोर्स में, कहीं जगह आंसर की में दिया हुआ है सी, विच इज़ द रॉन्ग आंसर। सी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज रेडियस ओनली। हाउ, क्योंकि देखो जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा पूछ रहा है, ठीक। इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये देखो जी इक्वल्स टू एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन एम जो है ये है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का मास है। तो अर्थ का मास हमें कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हम किसी, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर करना है। तो ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंडेंट है क्या, एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन व्हाट, बोथ इट्स मास एंड रेडियस, नहीं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द, एक सेकेंड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस हिसाब से जो अर्थ, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उसके मास पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो जो है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आंसर जो हो गया, ये एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। यहाँ पे आप देख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड जो भी है, इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ये पोर्शन। इसका आप सोर्स देख लेना, एक सेकेंड, हाँ,
इसका आप सोर्स देख लेना, क्लास 10 चैप्टर 10 पेज 136 पे एक ये है। दूसरा सोर्स है लूसेंट 262 पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया आपका। तो लूसेंट में भी आप चेक कर लो और ये एनसीईआरटी में भी चेक कर लो, दोनों जगह मिल जाएंगी। ठीक है, इस कई जगह पे सी आंसर दिया हुआ है विच इज नॉट द राइट आंसर, विच इज इनकरेक्ट आंसर। आंसर इज ओनली रेडियस। ठीक है, रेडियस ओनली इज द करेक्ट आंसर, सी इज द इनकरेक्ट आंसर। काफी जगह सोर्सेस में आप देखना ये गलत जगह है, ये गलत जवाब है, आप इस पर मत जाना। ठीक है, वीडियोज बड़े बड़े फाउंडेशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने इसे मेंशन किया है। ठीक है, अभी हमने इसे एनालाइज किया तो हमें पाया गया कि क्लास 6 से सिर्फ एक क्वेश्चन आया। ठीक है, क्लास 8 के बुक से सिर्फ एक क्वेश्चन आया एनसीईआरटी, क्लास 9 के एनसीईआरटी से 6 क्वेश्चन आया, पहला इंपॉर्टेंट। क्लास 10 के अकेले 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10 इटसेल्फ, दोनों मिला के सिर्फ 22 आ गए अकेले, 9 एंड 10। ठीक है ना, 11 से 4 क्वेश्चन आया है एंड 12 से 3 क्वेश्चन आया है। अगर मैं प्रॉपरली बोलूँ तो प्रॉपरली 11 12 से तुक्का तुक्की में समझ लो तीन क्वेश्चन जैसे आए हैं प्रॉपर, नहीं तो फिर आधा अधूरा आंसर मिला है हमें वहाँ पे। ठीक है, तो कहने का पॉइंट ये लूसेंट से 10 क्वेश्चन। तो कहने का पॉइंट यही है कि आप बोलोगे सर टोटल मिला जुला के नहीं तो फिर भी 40 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन साइंस में तो आए 31 ही। एक्चुअली में बात ऐसा है कि हमने ये जो लूसेंट है ना, हमने एक एक क्वेश्चन पे दो सोर्सेज दे रखी है, लूसेंट की भी और एनसीईआरटी की भी। आप देखो लूसेंट सोर्सेज भी है, एनसीईआरटी सोर्सेज भी है। इस हिसाब से हमने मेंशन किया है कि लूसेंट का 10 क्वेश्चन है और बाकी इनका भी। तो हमने ये एनालाइज किया, फाइनल आउट किया, फिगर आउट किया कि 11 12 पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। नो रीज़न फॉर रीडिंग 11 12, प्लीज़ मत पढ़ा, टाइम वेस्ट होगा। पढ़ना क्या है, 9 10 एंड लूसेंट। लूसेंट 90 पेजेस का आता है, 9 10 पढ़ लो और लूसेंट पढ़ लो। आई कैन एश्योर यू 25 प्लस क्वेश्चन ईजिली यू कैन स्कोर। ठीक है, 25 प्लस क्वेश्चन और यू कैन स्कोर 85% प्लस क्वेश्चन फ्रॉम साइंस। सिर्फ 85% प्लस क्वेश्चन आप सिर्फ 9 10 एंड लूसेंट, ये तीन चीज करके ही। तो फाइनल क्या बोला मैंने आपको, 9 10 एंड लूसेंट। ठीक है, लूसेंट करना है आपको बस, साइंस के लिए यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है ना, ये एनालिसिस हमने किया। और 11 12 बिल्कुल मत पढ़ना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्रॉस आउटपुट रेशियो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, लेंदी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो मैंने बताया आपको कि ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। लाइफ प्रोसेसेस यू हैव नो आइडिया बट 6+ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। लाइफ एंड प्रोसेसेस 6+ क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस बार के लिए लाइफ एंड प्रोसेसेस। ठीक है, नेवर स्किप दिस चैप्टर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। फिर आ गए हम लोग लाइट चैप्टर पे। लाइट से हमेशा इट्स इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछते रहते हैं हमेशा। ठीक है, लाइट चैप्टर से। इलेक्ट्रिसिटी से भी इस बार वेटेज अच्छा था, 2 क्वेश्चन प्लस। ग्रेविटेशन से भी वेटेज अच्छा था, 2 क्वेश्चन के आसपास। मोशन से वेटेज अच्छा था, मोशन से काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, तो इससे भी 2 से 3+ क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से भी। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, सेल वगैरह, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल, ये भी यहाँ से पूछा गया। टिश्यू, एडिपोज टिश्यू वगैरह यहाँ से। मेटल नॉन मेटल, सोनोरस जो हमने किया क्वेश्चन, कार्बोनेट कंपाउंड एंड साउंड। तो ये जो है एनालिसिस हमने किया है कंप्लीट कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है इस बार का काफ़ी ज़्यादा वेटेज यहीं से रहा है साइंस का। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना क्योंकि हमने बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना, पीडीएफ इसका जो हम ये पूरा पीपीटी का जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और वहाँ पे हम रेगुलर एमसीक्यूज डालते रहते हैं डिफेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड, तो काइंडली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। होपफुली बहुत अच्छा मेहनत करेगा, हेल्प करेगा। और एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं तो फिर भी लास्ट 15 डेज़ में हमने जो पोस्ट किया था, लास्ट 15 डेज़ में उसमें से 8+ क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम इन्फो से आए हैं, टेलीग्राम चैनल के इन्फो से आए हैं सिर्फ 8+ क्वेश्चन इन सीडीएस। तो काइंडली ज्वाइन आवर चैनल बिकॉज इट गोना हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल का नाम है डिकेडमी डिफेंस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। एंड नोट्स के लिए अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो व्हाट्सएप हमें इस पर कर दो। ठीक है, हमें इस पर व्हाट्सएप कर दो, विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू। टिल देन फॉर वॉचिंग यू, थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।